निहाई पर हथौड़े की आखिरी चोट कुछ ऐसी अस्वाभाविक आवाज में बजी कि लुहरसार में बैठे हुए सभी गृहस्थ अचकचा उठे। सभी की आंखें कालू कमार की निहाई पर एक साथ केंद्रित हो गई। ये क्या? टेढ़ा फाल? किसका फाल? सिंघाय का? क्या हुआ? न दिहंत गृहस्थ। सिंघाय मुंह फाड़े देखता रहा। उसके फाल पर आखिरी चोट देकर उसे काट के कठौते में डालते हुए कालू कमार ने अर्थपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा। कठौते में गरम फाल छनछना उठा। सिंघाय को अचानक ज्ञान हुआ, कालू ने उसका फाल टेढ़ा कर दिया। हथौड़े की अस्वाभाविक आवाज उसके कानों के पास एक बार फिर प्रतिध्वनित हो गई। बुझते हुए लोहे की लुहाइन गंध भरी भाप लुहरसार में मंडराने लगी। सिंघाय के दिल में अचानक कुछ सुलग उठा। अच्छा, तुमने मेरा फाल टेढ़ा कर दिया कालू? तो क्या करता? कालू ने एक हाथ से धोपनी की कड़ी खींचते हुए कहा। तो क्या करता? फिर दूसरे हाथ की 5 उंगलियां दिखाकर बोला, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 साल का खैन बाकी है। नागनी फसल में एक चुटकी धान, न रबी फसल का मुट्ठी चना। खैन के लिए कचहरी में नालिश तो नहीं करना जाएंगे हम। क्या करता? एन सिर पंचमी के दिन ही एन गैन बतकही पंचायत बुलाकर करो सिंघाय। बैठे हैं यहाँ जवार भर के गृहस्थ किसान छोटे बड़े, इन्हीं लोगों से विचार कराओ। टेढ़ा फाल। जिला जवार का कोई कमार या लुहार टेढ़े फाल को छू नहीं सकता। जाति की बंदिश से कौन बाहर जाएगा? शहर के लुहार भी अब नहीं करते ऐसा काम, चुरा कर भी नहीं। जाति की बड़ी सभा में इस बात की भी बंदिश हो चुकी है इस बार। कहां जाएगा सिंघाय या उसके जैसा ना देहंत हलवाला टेढ़ा फाल लेकर? कालू कमार का कमाया हुआ खैन मारकर खेती करना खेल नहीं। ट्रैक्टर जोतने वाले बड़े किसान भी कालू का खैन नहीं काट सकते। फाल को ऐसे हिसाब से टेढ़ा किया जाता है कि हल की अंकड़ी में पच्चर डालकर भी बैठ न सके। संसी से सिंघाय के फाल को पकड़कर कठौते से बाहर किया कालू कमार ने। फाल टेढ़ा होकर कितना बदसूरत हो जाता है। सिंघाय ने एक लंबी सांस छोड़कर लुहरसार में बैठे हुए गृहस्थों पर निगाह दौड़ाई। एक भी हमदर्द सूरत नहीं, कोई नहीं। ठा ठा ठुन, ठा ठुन। कालू अपने देनदार गृहस्थों का फाल पीटता और कठौते में डाल देता। लोहाइन गंध वाली भाप रह रह के मंडरा जाती। सिंघाय के मन में कुछ धुंधुआ उठा। नहीं करवाएगा पंचायत। उसने उठकर अपने उपेक्षा फाल को टोकरी में रख लिया। लुहरसार से बाहर निकलकर उसने ओट में पड़ी हुई खैनी थूक दी। थूकते समय थू पर जरा ज्यादा जोर दिया उसने। सिंघाय के जाते ही अब तक चुप बैठे हुए गृहस्थ किसानों के मुंह खुले। सभी ने कालू कमार के पक्ष का समर्थन किया। मुरब्बत की भी हद होती है। सिर पंचमी के दिन सभी किसान बहुत नेक टेम करके जाते हैं लुहरसार में। बांस की नई टोकरी में एक पसेरी धान, धूप और पान सुपारी के साथ हल्का फाल, खुरपी और हंसिया लेकर पहुंचते हैं। नई साल की खेती के लिए सिर पंचमी को ही हल खड़ा किया जाता है। कालू कुमार आसपास के 10-12 टोले का हल फाल कमाता है। उसके दोनों जवान लड़के आरा वसूली रुखान
लेकर लकड़ी का काम करते हैं। हल, हरेस, जुआ आदि के लिए लकड़ी छीलते हैं। धोकनी, निहाई और हथौड़े से कालू कमार लोहे का छोटा मोटा काम करता, फाल, खुरपी और हंसिया बनाता। गांव के 4-5 हल जोतने वाले किसानों से अच्छी अवस्था है कालू कमार की। बड़े बड़े किसान भी बेर बखत पड़ने पर उससे कर्ज लेकर जाते हैं कागज बनाकर। लेकिन बाकी खैन का तो कागज नहीं बना देता कोई। बाकी खैन वसूलने का यही एक जातीय तरीका है। सिर पंचमी के दिन का फाल टेढ़ा कर दो, सारी दुनिया रेरियाता फिरेगा फाल सीधा कराने के लिए। सिर पंचमी के दिन सभी किसान अपने अपने सगुन की बात सोचते हैं। उस दिन किसी से बेकार रार न हो, किसी की नजर न लग जाए, कोई छींक न दे। लुहरसार से लौटकर बैलों को नहलाकर सींग में तेल लगाया जाता है। हल के हरेस पर चावल के आटे की सफेदी की जाती है। औरतें उस पर सिंदूर से मां लक्ष्मी के दोनों पैरों की उंगलियां अंकित करती हैं। गांव से बाहर पड़ती जमीन पर गांव भर के किसान अपने हल, बैल और बाल बच्चों के साथ जमा होते हैं। नई खुरपी से 1.25 हाथ जमीन छीलकर केले के पत्ते पर अक्षत दूध और केले का मोती प्रसाद चढ़ाया जाता है। धूप दीप देने के बाद हल के बैलों को जोतकर पूजा के स्थान से जुताई का श्री गणेश किया जाता है। फाल की रेस पूजा के बीच में पड़े, इसका ख्याल सभी किसान रखते हैं। अपने अपने हलवाओं को सचेत कर देते हैं, बाएं बाएं, जरा दाहिने। 5 चक्कर दक्षिण से उत्तर और 5 पूर्व से पश्चिम। जुताई के समय जिसका बैल मलमूत्र त्याग करे, उसको खाद पानी की कमी नहीं होने वाली इस साल की खेती में। आज जिसका बैल बैठ गया या जुए से खुल गया, उसकी खेती के मालिक सीताराम। छोटे छोटे बच्चे भी सतर्क होकर अपने बैलों को देखते रहते हैं। बाबा देखो देखो, अपना गोला बैल क्या कर रहा है। ताली बजाकर नाचते हैं, सबसे पहले हमारा बैल। सिंघाए का सगुन लुहरसार में ही बिगड़ गया। हाल नहीं, कालू ने उसकी तकदीर टेढ़ी कर दी। घर लौटते समय सिंघाए की आंखें कई बार भर भर आईं। उसका 5 साल का बेटा माधो उसकी राह देख रहा होगा। माधो की मां गुड़ की खिचड़ी बना रही होगी। क्या करे सिंघाए, कहां जाए, क्या जवाब देगा बीवी बच्चे को। सिंघाए का सुलगा हुआ मन धीरे धीरे बुझने लगा। उसको लगा अंदर लुहाइन गंध वाली भाप उमड़ रही है। ठा ठा ठुन छू छुर गुर्र। गांव की सीमा के बाहर ही घर घर पकती हुई गुड़ खिचड़ी की गंध ने सिंघाए की चेतना को फिर से झकझोर दिया। जाने किस दिन का बदला लिया है कालू ने। 5 साल का खैर उसका बाकी जरूर है, सिंघाए कबूल करता है, लेकिन इसके बदले कालू ने जाने कितनी बार बेगार करवाई है। दूध, कबूतर, केले, साग सब्जी का दाम कभी कालू या उसकी बीवी ने नहीं दिया। कालू के लड़कों ने कितनी बार उससे शीशम का पेड़ कटवाया है, तख्ती चीरते समय घंटों उससे आला खिंचवाया है। सिंघाए जैसा 2-4 जजमान हर टोले में है कालू कमार का। पश्चिमा टोले के बोरिक के जिम्मे कालू का 7 साल का खैन बाकी पड़ा है। बोरिक के पास एक गाछ जेठवा आम है, एक गाछ लीची। सिंगेसर ने आज तक किसी पनिया पंसारी को खैन नहीं दिया जिंदगी में, ना कमार को, ना चमार को, ना धोबी को। सिंगेसर तुम्बा फेरी करना जानता है ना, डर से खैन नहीं मांगता कोई। ने किस बैर का बदला लिया है कालू ने। गांव में प्रवेश करते समय सिंघाए ने सुना कागा बोल रहा है। अशुभ असगुन भरी बोली कागा की। टेढ़ा भाल, टेढ़ी तकदीर। बाबा आ गया, आ गया, सबसे पहले हमारा बाबा आ गया। सिंघाए के पैर बंद गए। एक पसेरी धान की टोकरी मनो भारी लगने लगी सिर पर। क्या करे सिंघाए, चूल्हे की आग में तपाकर सिलबट्टे पर लोढ़े से पीटने पर
थोड़ा भी सीधा नहीं होगा क्या? माधो आकर पांव से लिपट गया। मेरी छोटी खुरपी बनवाला है, देखूं कहां है मेरी खुरपी? अपने बाप की हाथ की पकड़ से ही माधो समझ गया कोई बात है। उसने अपने बाप के मुंह की ओर देखा। आंगन में आकर जब जलते हुए चूल्हे में भाल झोंक दिया सिंघाई ने, तो उसकी स्त्री हा हा कहकर दौड़ पड़ी। तुम्हारी मति मारी गई है का? हो का गया है तुमको? एन सिरपंचमी के दिन भाल को चूल्हे में क्यों डाल दिया तुमने? ठीक किया है, भाल ही नहीं अभी हल हरेश को भी काट कर। चुप करो, अलच्छन कुलच्छन बात जुबान पर मत लाओ। का हुआ है, बोलते काहे नहीं? सिंघाई ने चूल्हे में झोंकने की नीयत से नहीं ठोका था फाल चूल्हे में। जब माधो की माँ हा हा कहकर दौड़ी तो उसका दिल भर आया और उसने खेती बाड़ी को भी भला बुरा कहना शुरू किया। ऐसी खेती बाड़ी का तो मैं। सिंघाई के अंदर मंडराती भाप मुंह, आंख और नाक से एक ही साथ निकलना चाहती है। माधो बबुआ, वो ओसारे का खंबा पकड़कर बैठ गया। इधर आओ, रो मत। बबुआ को तो चुप कराते हो और खुद कलप रहे हो। खोलकर कुछ बोलते काहे नहीं माधो के बाबू? सिंघाई के पास आकर बोली माधो की माँ। उसने अपने घरवाले की ओर देखा, हृदय की सारी सहानुभूति आंखों में भरकर। माधो के बापू। लुहाइन गंध वाली भाप दिखा गई। सिंघाई संयत होकर बोला, अब हम खेती नहीं करेंगे माधो की माँ, मैंने तय कर लिया है। आज कुमार ने 10 गांव के लोगों के बीच मुझे बेपानी कर दिया, फाल टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा कर दिया? माधो की माँ का चेहरा अचानक तमक उठा। उसको चूल्हे में पड़ी भाल की सुद्धि आई। उसने चूल्हे की ओर देखा, खिचड़ी का पानी कढ़ाई में खौल रहा है। 10 ढोड़े 15 मन धान तो मैं नहीं देने जाता, और दूंगा कहां से 15 मन धान? बाप रे। माधो की माँ चूल्हे से भाल निकालने लगी, बांस का खोका लेकर। धधकते चूल्हे में टेढ़ा भाल। खानदान की बात नहीं, असल कारण मैं जानती हूँ। उस दिन कालू की घरवाली खेत से एक बोझा ऊख काट कर ले जा रही थी। मुझसे गर्मा गर्म बदकही हो गई। बच्चे कच्चे के लिए एक नहीं 4 ऊख ले ले कोई, पर बोझा पर ऊख कोई बिना पूछे काट ले तो क्या कहा जाए? तो नक्कर ऊख फेंक गई। उसी दिन मैं समझ गई थी, वो पतल जी भी। कब? इस दिन? 5-7 दिन हुए। तूने मुझसे कहा क्यों नहीं? और ऊख क्या हुई, कहां दे आई? सिंघाई का बदलता हुआ रूप देखकर माधो की माँ हुक्के के लिए चिलम तैयार करने लगी। चिलम में तंबाकू डालती हुई बोली, कहने की क्या बात थी, औरतों में ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं। ऊख मैंने हाट में बेच दी। सिर पंचमी से पहले क्यों झगड़ने गई बेकार? सिंघाई ने हाथ में हुक्का लेते हुए कहा, अब इस टेढ़े फाल से सिर पंचमी में हल कैसे खड़ा किया जाए? माधो की माँ और गर्म हो गई। जानबूझकर झगड़ा लेने आई थी खालू की घरवाली। उसके पेट में बहुत दिनों से बदमाशी फैल रही थी। अब समझी असल कारण। असल कारण? और तो कोई सब असल कारण मालूम हो जाते हैं सबसे पहले। माधो की माँ चुप हो गई। सिर पंचमी के दिन भी मारपीट करेगा कहा। सिंघाई ने माधो को फिर अपने पास बुलाया। माधो बबुआ, वो गलती हो गई। उदास मत हो माधो की माँ। उदास नहीं है माधो की माँ, उपाय सोच रही है। सामने सिर पंचमी का सबूत। नाक काट ली कालू की बीवी ने, काट नहीं ली टेढ़ी करती। कहा किया जाए? उसने चूल्हे से निकलते हुए फाल की ओर देखा। ऐंठा हुआ,
काला कलूटा, लोहे का टुकड़ा, भद्दा साकार रसगुन। माधव की माँ के सामने कोयले की लहलाती हुई भट्टी बार बार लपक उठती है। कोयले के बड़े बड़े टुकड़े, लपलपाती लपटे, बड़े बड़े हथौड़े। अच्छी याद आई, ठीक ही तो। रेलवे पुल के पास रेलवे मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं कई दिन से। माधव की माँ 3 दिन दूध बेच आई है वहां। मशीन से चलती हुई बड़ी धौकनी है। लोहे के मोटे मोटे टुकड़े लाल टेसो हो जाते हैं बात ही बात में। माधव की माँ ने देखा है, हथौड़ा पीटने वाले जवान मिस्त्री की आंखों में पानी है। ठहरो। हाथ सिर पंचमी के दिन कौन खाएगा? कबूतर क्यों निकाल रही हो माधव की माँ? सब्र करो, भगवान ने चाहा तो खिचड़ी का पानी उतार दूं या तुम पकाओगे? तू जागा रही है। सिंघाय अवाक देखता रहे। माधव की माँ ने बर्तन से आधा सेर दूध लिया छोटे बर्तन में। नया अरवा चावल सेर भर, मूंग की दाल। अपनी हाट वाली टोकरी में सब कुछ रखकर वो फाल पर पानी डालकर ठंडा करने लगी। कहाँ जा रही है? हाट पर। कह रहा हूँ दुनिया का कोई लोहा नहीं छुएगा तेरा टेढ़ा फाल। माधव के बाबू, तुम बैलों को नहलाओ, मैं अभी आई। पाव कोस जमीन जाते जाते जितनी देर लगी। माधव को फुसलाकर चुप कराती हुई माधव की माँ आंगन से निकल गई। सिंघाय आखिरी बार बड़बड़ाया। कहाँ गई भगवान जाने। माधव ने हंसकर कहा, माँ मेरे लिए खुरपी लाने गई है। बूढ़े रेलवे मिस्त्री ने सीधा संपर्क के साथ माधव की माँ के सलोने स्वास्थ्य को भी आज गौर से देखा। गाँव के लोहार कमाल लोहे और लकड़ी को ही पहचानते हैं, सोने को कहाँ पहचाने। तिरपाल की छाया में बैठने को कहा माधव की माँ को। बूढ़े मिस्त्री ने माधव की माँ की दुख भरी कहानी सुनी चुपचाप। सिर पंचमी का सगुन लेकर आई है माधव की माँ। जवान मिस्त्री ने कहा, इसमें सोचने विचारने की क्या बात है मास्टर, पीट दीजिए फाल। बाद में कोई झंझट करे गांव वाले तो। झंझट? आप भी कैसी बात करते हैं मास्टर। रेलवे हद के अंदर कौन झंझट करने आएगा? इस पर देहात का आदमी। माधव की माँ ने बूढ़े मिस्त्री की ओर बड़ी करुणा भरी निगाह से देखा, घूंघट जरा सरकाकर। बूढ़ा मिस्त्री तब तक गांजे की चिलम शेष कर चुका था। उसने नई निगाह से देखा माधव की माँ की ओर। दोपहर में खिलने वाले फूल का क्या भला सा नाम है? पलेटियर साहब के बंगले पर वो दोपहरिया फूल। अच्छी बात है, बैठो बैठो, आराम से बैठ जाओ। माधव की माँ घूंघट खींचकर टोकरी से हाल निकालने लगी। जरा जल्दी मिस्त्री जी, सगुन की बेला में अब देर नहीं। मशीन से चलने वाली घरघराती हुई धोकनी हुक्कार उठी। फू! कहाँ का टेढ़ा फाल। माधव की माँ एकटक अपने फाल को देखती रही। बात बात में लाल हो गया उसका फाल। जवान मिस्त्री ने माधव की माँ की ओर देखकर कहा, 100 चोट लोहार की तो 1 चोट सरकार की। माधव की माँ दांत खोलकर मुस्कुराई। लाल टेढ़े फाल को निकालकर निहाई पर रखा जवान मिस्त्री ने। ठड़ंग ठड़ंग ठड़ंग। प्रत्येक चोट पर क्रमशः मुस्कुराहट खिलती गई माधव की माँ के होठों पर। सुधरा हुआ सगुन, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कितना बढ़िया लगने लगा है अब वही फाल। कृतज्ञता से गदगद हो गई वो। उसके सर का कपड़ा बार बार सरक कर गिरा। बूढ़े मिस्त्री की आंखों में बार बार रंग उतर आया। फाल के बाद जब माधव की माँ ने एक नंगी मोतरी खुरपी निकाली तो जवान मिस्त्री हंस पड़ा। बोला, कपड़े के नीचे छिपाकर बैठी है न जाने और क्या क्या। माधव की माँ लज्जा गई। बस एक खुरपी ये है और एक छोटी सी खुरपी बबुआ के लिए, यदि बना दो
हंसुए में सिल पर ही तेज कर लूंगी। अरे बना दे धतुरिया, जो जो चीज कहती है बना दे, लेकिन खुरपी का बेट तो हमारे पास न बनेगा। वो भी हो जाएगा। बड़े वाले औजार बकस में कई छोटे बड़े छूचे बेट है पुराने, लगा दूंगा। लगा दे लगा दे, तुम छाया में बैठो दूध वाली, बना देगा सब कुछ। बना दे धतुरिया। बूढ़ा गांजे में दम लगाने लगा। 2 घंटे में ही सब कुछ बनकर तैयार हो गया। 2 घंटे तक बूढ़े मिस्त्री ने अपने सिर पंचमी के साकार सगुन को जी भर कर निहारा। कल फिर पंचमी का प्रसाद दे जाऊंगी। केला अधपका है घर में, गरीब आदमी है हम। पूरा 2 चिलम गांजा पीने के बाद मनोकामना पूर्ण करने वाले बाबा जी के अंदाज में आ गया था। बोला, कौन अमीर है कौन गरीब है, तुम्हारा घर वाला भला गरीब। अरे बस अभी 10 दिन हम लोग हैं यहाँ। चाय के लिए पाव भर दूध की रोज जरूरत होती है। परदेसी आदमी। तो भरी क्यों, मैं रोज आधा सेर दूध दे जाऊंगी। जवान मिस्त्री ने बीड़ी सुलगाते हुए माधव की माँ के सामने एक बीड़ी फेंक दी। मैं बीड़ी तंबाकू नहीं पीती भैया। टोकरी सर पर रखने से पहले उसने सूरज की ओर देखा। हल उठने से पहले वो गांव पहुंच जाएगी। बूढ़ा मिस्त्री बहुत देर तक देखता रहा, जब तक वो रेलवे बांध के नीचे नहीं उतर गई। माधव की माँ के पर लग गए हैं। वो इतनी हल्की हो गई है कि धरती पर पांव ही नहीं पड़ते मानो। पांव को उस जमीन पलक मारते पार हो गई। अपने गांव की सीमा पर आकर उसने कमर में बंधे साड़ी के आंचल को खोलकर सर पर घूंघट लिया। फिर टोकरी कमर में लेकर धीरे धीरे चलने लगी। आंगन में प्रवेश करने से पहले ही उसकी नजर बिना नहाए हुए बैलों पर पड़ी। भला आदमी तो सो रहा है कंबल बिछाकर। बबुआ बबुआ नहा धोकर हाथ में पीली धोती लिए पड़ोस में घूम रहा है। माँ की बोली सुनकर दौड़ता हुआ आया। सिंघाई की नींद खुली, लेकिन सपने का भ्रम छाया रहा उसकी आंखों पर। माधव अपनी छोटी सी प्यारी खुरपी दिखला रहा है, लाल बेट वाली। माधव ने कहा, बाबा जल्दी बैलों को नहलाओ, माँ फाल सीधा करवा लाई। तुम्हारी खुरपी में भी अंग्रेजी बैट है। सिंघाई ने माधव और उसकी खुरपी को छूकर देखा। ठीक ही तो, ये तो सचमुच माधव है। दबी हुई खिलखिलाहट सुनकर उसने निगाह उठाई। अरे माधव की माँ! ऐसी नींद है तुम्हारी और इतना बोचक होकर क्या देख रहे हो? सिंघाई हड़बड़ाकर उठा। ये माधव की माँ भी सचमुच माधव की ही माँ है। कि माँ ने आंचल में छिपाई हुई टोकरी सामने रख दी। सिंघाई ने झपट कर फाल निकाला। अरे वाह, ऐसी धार! और ये तुम्हारा हंसुआ और मेरी खुरपी में भी अंग्रेजी पेट। माधव की माँ, क्या कहूं, सचमुच तो जादू जानती है। रहने दो, घंटे में 5 बार मिजाज बदलता है मर्द का। न तुरंत आंख लाल करके लाठी चमकाते लाज और न दांत निपोर कर दुम हिलाते लाज। माधव की माँ मान भरी मुस्कुराहट बिखरा कर बोली, गांव के लोग हल बैल लेकर निकल रहे हैं और तुम सोए हो। सिंघाई की देह में दुनिया भर की फुर्ती आ गई। बोला, तुरंत! गांव से उत्तर चौकी पर सभी किसान जमा हो रहे हैं, हल बैल और बाल बच्चों के साथ। हलवाहों और चरवाहों को नई धोती मिली है। तेल लगे बैलों के सींग धूप में चमकते हैं। गांव भर के लोग श्री पंचमी का शगुन देखने आए हैं। एक नौजवान हलवा रह रहे के गांव की ओर मुंह करके पुकारता है, चल चल हल उठे हो। गांव की पुरानी रीत है,
क्या 12 हल जोतने वाले बड़े और क्या एक हल जोतने वाले छोटे, सभी किसान एक साथ हल खड़ा करेंगे। हलवाई सभी आ गए सिंघाए को छोड़कर। सिंघाए को छूटा हुआ ही समझो, वो नहीं आएगा। आ रहा है, सिंघाए भी आ रहा है। टेढ़े फाल से ही सिर पंचमी करेगा, टेढ़े फाल से। सिंघाए ने कंधे से हल उतारकर जवाब दिया, भगवान की नजर टेढ़ी ना हो, फिर फाल तो फाल, सिंघाए का बाल भी नहीं टेढ़ा कर सकता कोई। सभी चकित हो गए। सीधा फाल? कहां से फाल सीधा करवाया तुरंत? एक एक करके सभी सिंघाए के हल के पास आकर जमा हो गए। पहले ही खुरपी से जमीन छीलकर अपनी अपनी पूजा पूज चुके थे सभी। सिंघाए की पूजा के समय गांव भर के लोग आकर जमा हो गए हैं। इसको कहते हैं सगुन। गांव के सरगना किसान की पूजा के समय भी इतनी भीड़ नहीं थी। सचमुच फाल भी सीधा है और खुरपी का बेंट पर पालिश है। उसके बेटे की खुरपी तो और भी फैंसी है, लाल बेंट, अंग्रेजी बेंट। अंग्रेजी नहीं, जर्मनिया। पूजा के पहले छूछा मत करो भाई, हम गरीब आदमी कहां से अंग्रेजी बेंट लाएंगे। पूजा पर बैठे हो, पूजा करो, अंग्रेजी फारसी पीछे से छांटना। माधव की माँ विरक्त होकर घूंघट के नीचे से बोली। मुट्ठी भर अक्षत लेकर भक्ति भरे मन से सिंघाए ने पूजा की। पूजा करने में उसने जानबूझकर जरा देर कर दी। इस शुभ घड़ी का बसर कर उपभोग करे न हो। माधव की माँ ने आंचल के खून से नई अठन्नी निकालकर पूजा पर रख दी। हल जोतने के बाद हाल के मुंह पर आम के पल्लव में लपेटकर रुपया या अठन्नी बांधते हैं। माधव की माँ नई अठन्नी की तरह चमक रही है। सिरपंचमी की रात में होरी गाते समय लोगों ने देखा सिंघाए के गले में सबसे ज्यादा रस है। न जाने कितने कुग्रहों की नजर काटकर एक सगुन शुभ होता है। शुभ सगुन के बाद भी कुग्रहों की नजर लगी रहती है। गांव के स्त्री पुरुष सिंघाए और उसकी स्त्री की गतिविधि पर सतर्क दृष्टि डाले बैठे हैं। सगुन शुभ कैसे हुआ? माधव की मां ने हाट में नई चोली खरीदी है। माधव का कुर्ता बाग छाप कपड़े का है। माधव की मां 4 घंटे तक पुल के पास बैठती है, मिस्त्री लोगों के पास। जिसने बिगड़े सगुन को शुभ किया उसका मन तो रखना ही होगा। आज शेर दूध का दाम 3 घंटे पर मिलता है भला? सिंघाए बेखबर है। कड़े पानी का फाल है उसका, खूब गहरे जोतता है। खेतों में कड़ा होने से क्या, घर गृहस्थी में तो मिट्टी का लौंदा हुआ जा रहा है ये सिंघाए। कालू कमार ने एक दिन अपने लोहरसार में बात छेड़ी। अब तो जनाना लोग फाल पिटवाने जाती हैं इस गांव की, रेलवे के लोहार के यहां। जनाना लोग मत कहो, एक के चलते सभी को बदनाम मत करो। आज सिंघाए की अनुपस्थिति में उसके कई शुभेच्छु उसके पक्ष में बोल उठे। देखो भाई, सभी की औरतें हाट बाजार में सौदा बेचती खरीदती है, अकारण ही किसी को दोष मत दो। सिंघाए से कुछ ले देकर निपटारा कर लो कालू। कालू चुपचाप धोकनी की कड़ी खींचकर लोहा लाल करता रहा। हल जोड़कर लौटते समय खड़ी दोपहरी को हरखू से बदकही हो गई सिंघाई की। हरखू ने गाली के बदले गाली नहीं दी, लाल लोहे की तरह बात उसने सिंघाए के कलेजे पे बैठा दी। सिंघाए, ये रेलवे गर्मी बहुत दिनों तक नहीं रहेगी तुम्हारी। रेलवे गर्मी? पांच बाल्टी पानी से नहाने पर भी
हरखू की बात की गर्मी सिंघाई की देह को तपाती रही। खाते समय दाल में अधिक नमक मालूम हुआ। माधो का मुंह देखकर वो चुप रहा। दाल में इतना नमक डालकर भी मार से बच जाए रसोई बनाने वाली। सिंघाई चुपचाप खा गया नमक में जली हुई दाल। हुक्के का पानी 5 दिन से बदला नहीं गया है, गुड़ की तरह लाल हो गया है। सिंघाई ने बीड़ी सुलगाई। माधो की माँ हुक्के में ताजा पानी और चिलम में टटकी आग डालकर ले आई। सिर पंचमी का शगुन तो हुआ, एक दिन मिस्त्री जी से भेंट क्यों नहीं कराते? आज भी कह रहे थे मिस्त्री जी। दिन रात मिस्त्री जी करती है। रेलवे मिस्त्री तो सभी दिन नहीं रहेगा। माधो की माँ न जाने क्यों चाहती है कि सिंघाई आज ही जाए रेलवे मिस्त्री के पास। आज दूध देकर लौटते समय ही उसने तय किया है, माधो के बाप को भेजेगी। आज अबेर में खैनी तमाकू पहुंचाना है मिस्त्री जी को। माधो की माँ ने खोचा देते हुए कहा, अब अबेर कुबेर में मैं तो नहीं जाऊंगी खैनी तमाकू लेकर। सिंघाई कुछ सोचकर बोला, ठीक है, आज मैं ही जाता हूं। देखो तुम्हारे रेलवे मिस्त्री को। हरखू की बात ठीक है, ये तुम्हारी आज ही देखना है। सिंघाई की आंखों के सामने टेढ़ा फाल नाच गया एक बार। हुक्का धुला है। सिंघाई ने हुक्का पीते हुए पूछा, माधो कहां गया है? तू आज उदास क्यों है माधो की माँ? इधर सुन तो जरा। माधो की माँ ने मुस्कुराने की चेष्टा की। सिंघाई का पैर टीपने लगी वो। हरकू की बात की गर्मी उतर गई धीरे धीरे। राम राम मिस्त्री जी, मैं माधो का बाप हूं। राम राम माधो का बाप। बूढ़े मिस्त्री ने सिंघाई को गौर से देखते हुए कहा, दूध वाली का घर वाला। ओ दूध वाली का घर वाला, टेढ़े फाल वाला। बूढ़े मिस्त्री ने गा गा कर कहा, अरे बैठो बैठो, क्या नाम है तुम्हारा? सिंघाई को बूढ़े मिस्त्री की बात अच्छी नहीं लगी। दूध वाली का घर वाला, टेढ़े फाल वाला। फिर भी वो चुपचाप बैठ गया। मेरा नाम सिंघाई कहार है। लेकिन सिंह रहते भी कहार ना हो। तुम्हारे गांव के कमार का क्या नाम है? कालू कमार। ओ सिंघाई ने लक्ष्य किया। बूढ़े मिस्त्री की हर बात में गा गा कर ओ कहने की आदत है। बस एक लड़का, पहला बेटा। ओ भैंस तुम्हारी दुधार है, 2 सेर दूध देती है। ओ ऊख की भी खेती करते हो। ओ बड़े रसिया हैं बूढ़े मिस्त्री तो। सिंघाई को हरखू की बात याद आई, दूध वाली। बूढ़े मिस्त्री ने सिंघाई को चाय पिलाई। पीने से पहले सिंघाई ने एक बार नजर बचाकर चारों ओर देखा। जिंदगी में पहली बार उसने चाय पी। तामचीन के बर्तन में चाय पीते समय उसे माधव की याद आई। पहली चुस्की लेते समय ही उसके होठ जल गए। दोनों मिस्त्री हंस पड़े। फूक फूक कर पियो, देखता हूं तुमसे ज्यादा होशियार तुम्हारी घरवाली है। बूढ़े मिस्त्री का अनुमान गलत निकला। उसने सोचा था टेढ़े फाल वाला बखरौल किस्म का आदमी होगा। चाय पीते समय उसके होंठ भले ही जले। गांजे की चिलम को एक ही बार में सूंट गया सटा कर। और वो दूसरों की पुड़िया भूंजने वाला नहीं, अपने बटुए में भी एक आध चिलम के लायक माल रखता है। 2 चिलम पीने पिलाने के बाद सिंघाई जरा वाचाल हो गया।
उसने अपने पुरखों की एक से कहानियां सुनाई, पौरुष भरी। वो साधारण कहार नहीं, राजकहार है। उसके पुरखे राजा रानी को ढोते थे डोली में। उसने 8 वर्ष तक अखाड़े की मिट्टी में देह पचाई है। भैंस का दूध। बूढ़े मिस्त्री की मुस्कुराहट को परखता है सिंघाए। जरूर कोई फूट की बात बोलेगा बूढ़ा। बूढ़े मिस्त्री ने गा गा कर कहा, अरे बड़े बड़े अखाड़े के पहलवान भी औरत के फेर में पड़कर एक ही साल में चित्त हो जाते हैं, समझे। औरत का है धौंकनी, लोहे को गला दे। तीसरी चिलम के बाद जवान मिस्त्री ने सिंघाई से जरा ललकार भरे सुर में कहा, भैंस के दूध और अखाड़ी की मिट्टी का मुंह जबानी बयां तो खूब सुना, 2 हथौड़ा चला तो समझू। सिंघाए तैश में आ गया। उसने कंधे पर रखी गमछी से कनपट्टी बांध ली। बूढ़े मिस्त्री ने मशीन वाली धौंकनी चलाई। सिंघाए ने बड़ा हथौड़ा उठाया। एक ठाए, एक ठाए, एक ठाए, एक ठाए। संभाल के, बूढ़ा मिस्त्री चिल्लाया। सिंघाया उछलकर दूर खड़ा हो गया। उसने जवान मिस्त्री की ओर देखा। सिंघाया का क्या कसूर? जवान मिस्त्री के हाथ से एक सरसी सहित लोहा छूटकर छिटक गया। बाल बाल बच गया सिंघाया का दाहिना पैर। जवान मिस्त्री अवाक होकर सिंघाई को देखता रहा। बूढ़े मिस्त्री के मुंह से निकला, ओ ओ। बूढ़े मिस्त्री ने सिंघाई को अपने पास बिठाया और फिर पालिश की हुई बातें करने लगा। ऐसे देह दशा वाले का भाल टेढ़ा कर देता है गांव का कमार लुहार। क्या धरा है गांव में? शहर में तुम्हारे जैसे आदमी 1 साल में कमा कर मगरमस्त हो जाए। बूढ़े मिस्त्री ने बताया, उसके साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। उसने सिंघाई जैसे बहुत से जवानों को नौकरी दिलवा दी है। सिंघाई गांव में अपनी हड्डी को बेकार गला रहा है। सिंघाई सोच विचार कर देखे, घर बाहर मिलाकर राय बात करे। कैसी राय बात? गांव छोड़ने की? माधो की मां से? सिंघाई उपेक्षा भरी हंसी हंसकर बोला, शहर जाने की बात घर में सुनाकर घर झगड़ा कौन मोल लेने जाए? एक तो मेरी घरवाली शहर और शहर वालों से चिड़ी रहती है, दूसरे हम ठहरे गंवई गांव के आदमी। खेल खलिहानों में बेकार भी पड़े रहेंगे तो कोई बात नहीं, शहर में तो। हमारी घरवाली तो कह रही थी गांव से बाहर कमाने के लिए जाता ही नहीं है मेरा घर वाला। सिंघाई का चेहरा तमतमा गया। हाल सीधा कर दिया है तो क्या किसी की घरवाली की बात करेगा? सिंघाई ने अपनी अधूरी बात पूरी की। शहर के आदमी की क्या प्रतीत, हंस हंस कर बात करेंगे, कलेजे के अंदर हाथ देंगे। गांव की बहू बेटी क्या जाने। दूध वाली। दूध वाली मत कहिए, बड़ा खराब लगता है सुनने में। सिंघाई की रुखाई देखकर बूढ़ा मिस्त्री चुप हो गया। घर लौटते समय राम राम कहना भूल गया सिंघाई। कल दूध देकर जरा जल्दी भेज देना। सिंघाई ने कंधे पर लाठी लटकाते हुए कहा, कल दूध नहीं हो सकेगा। सिंघाई को अपनी भैंस की याद आई, भैंस के साथ माधो की मां की भी। रास्ते में रह रहकर बूढ़े मिस्त्री की कूट भरी मुस्कुराहट की याद आई। उस तरह मुस्कुराने के माने? भैंस तुम्हारी दुधार है माने? तुमसे ज्यादा होशियार तुम्हारी घरवाली है माने? बूढ़ा साला बड़ा रसिया है। ओ शहद भगाने का मंत्र भी दे चुका है। ओ गांव में प्रवेश करने के बाद सिंघाई के पैर खुद ब खुद कालू कमार के टोले की पगडंडी पर पड़ गए। हल्लू विस्मित हुआ, बोला, मैं भी तुमसे मिलकर बात करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बहू ने ऊख छीनकर बेपानी कर दिया मेरी घरवाली को। नहीं तो तुम ही कहो, कभी खैन का तकाजा भी किया है?
कालू की घरवाली बहुत मीठी बोली बोलना जानती है। आहा, सिंघाए को दोख मत दे कोई, आदमी नहीं मिस्री का अंत है। लेकिन अब जाने दो, क्या कहूँ, कितने लोग कितनी बातें करते हैं। रेलवे मिस्त्री लोगों का क्या ठिकाना। फिर एक ही लड़के वाली जनानी तो बूढ़ी नहीं, जवान जहान की मती है अभी भी। क्यों, घराली तुम्हारी लक्ष्मी है, लक्ष्मी। कालू की बीवी ने मुंह टेढ़ा कर लिया। लक्ष्मी? सिंघाए को लेकर शहर उड़ने के लिए कल कांटा ठीक करवाने वाली बहू। सिंघाए ने कालू से एकांत में बात करनी चाहिए। एक बात है, लड़के की शपथ खिलाकर सिंघाए ने कहा, रेलवे की बात है, इसीलिए कहते जरा डर लगता है। पुल के नीचे पानी में लोहे के छोटे मोटे टुकड़े डाल देता है काम करते करते। कहाँ, पुल के नीचे पानी में? जरूर वो लोहा हाट के लोहार के पेट में जाएगा। कब तक काम चलेगा यहाँ? बस कल तक। रात में वो लोग माइल घर में चले जाते हैं। कालू खुश हुआ। मेरे लिए कुल्हाड़ा तैयार कर देना कालू भाई। एक कुल्हाड़ा? चलो पहले कुछ खा लो, फिर बात करेंगे। कालू ने दाल में घी डालकर खिलाया सिंघाए को। कालू की स्त्री ने दूध में गुड़ मिलाकर पीने को दिया। खैन धान कौन मांगता है तुमसे, हम लोगों को दिल की भूख है। कालू ने सिंघाए को तैयार कर लिया। ना जाने क्यों आज घर लौटने की आवश्यकता नहीं समझी सिंघाए ने। कोई कांड हो जाएगा घर जाते ही, इसलिए उसने कालू की बात मान ली। बसंत पंचमी के बाद रात में विचित्र हवा चलती है इलाके में। जिसे लग जाए उसे महीनों सुला दे। कालू और सिंघाए को नहीं लग सकती वो हवा। चोर को न सांप काटता है न निमोनिया होता है। कालू और सिंघाए पुल के नीचे पानी में सतर्क होकर पांव रखते हैं। कल कल ठंडा पानी, कुट कुट काटने वाला कीचड़, पैर में गड़ने वाले लोहे के टुकड़े, दर्जनों छोटे बड़े टुकड़े, मनोलोहा। कालू की आंखों के आगे कुल्हाड़े, भाले, सरोते आदि की दुकान झलमला गई। हाट का लोहार इसी कारोबार से मालो माल हुआ है। सिंघाए का दिल ठंडा होने लगा धीरे धीरे। रेलवे मिस्त्री लोगों की क्षति करके उसे संतोष हुआ। कालू ने उसके दिल को फिर से गर्म किया। यदि तुम हथौड़ा चला दो तो 4 भाग में 1 भाग तुम्हारा भी हो जाए। लकड़ी के काम में मेरे दोनों लड़कों की देह ही खराब हो गई। 4 हाथ हथौड़ा नहीं पीट सकते। कोयला मेरे घर में है काफी। 4 भाग में 1 भाग रकम 4 आना। सिंघाए तैयार हो गया। साले जवान मिस्त्री ने जानबूझकर सड़सी छोड़ दी थी शायद। अठाए अठाए बस, अठाए अठाए ठीक है, अठाए अठाए अब कल फिर। कालू ने उठकर सिंघाए की बाह पकड़ी। वाह सिंघाए भाई, अब आज रहने दो, भोर हो गई। तुम्हारी घराली सचमुच लक्ष्मी है। क्या जतन से तुम्हारी देह पाल रखी है उसने। यहां तो साली। सिंघाए ने चिलम तैयार करते हुए विरक्त वैरागी की मुद्रा बनाई। क्या भोर भोर औरतों की बात लेकर शुरू कर दिया गटर मैन। नहीं सिंघाए भाई, औरतों की बात में पढ़कर मैंने तुमसे मनमुटाव कर लिया और औरत ने तुम्हारे बिगड़े सगुन को सुधार दिया। औरत औरत की बात। पहले अंदाज बताओ कि कितने का हिसाब बनेगा। तुम निश्चिंत रहो, अब जाओ घर आराम करो। तुम्हारी घराली रात भर सोई नहीं होगी। सोई नहीं होगी। सिंघाए ने घर लौटते समय रुपए का हिसाब किया। साली सोई नहीं होगी भला, शहर का सपना देखती रही होगी रात भर।
रकम 16 आने में 4 आना। ओ तुम्हारी घरवाली तुमसे ज्यादा होशियार है। ओ दूध वाली, पेड़े फाल वाला। भगवान, झूठ हो तो संध्या का तारा उगने से लेकर भुकुआ के डूबने तक टकटकी लगाए बैठी हूँ। माधव तो भूखा ही सो गया। कहाँ रहे रात भर माधव के बापू? माधव सपने में ही बड़बड़ा उठा, मेरी खुरपी मत ले कोई। माधव की माँ को लोहाइन गंध लगी सिंघाई की देह में। पैरों में जहां तहां खोंच लगे। हाथ, हे राम, हाथ में इतने फपोले कैसे हुए? सिंघाई की नींद से माती हुई लाल लाल आंखें झिपने लगी। मुसलमान टोले में मुर्गे ने बांग दी। सिंघाई की नाक बोलने लगी। दोपहर को खाने खाने के बाद सिंघाई मन ही मन हंसा। उसने माधव की मां के हाथ से हुक्का लेते हुए कहा, माधव की मां, बैठ। तेरा जी गांव में नहीं लगता है, शहर जाना चाहती है। बोल, क्या धरा ही क्या है? कहे तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर। हो गया है तुमको, कहो तो। कैसी अलक्षण भरी बातें करते हो। शहर ही जाना था तो सिर पंचमी का शगुन किस लिए? मुझे क्या लकुआ कबूतर समझ रहे हो? उड़ने के लिए जी छटपटाता है मेरा। माधव के बाबू, इस तरह मेरी ओर मत देखो। अब सच कहती हूँ, मैं सिल पर माथा कूटकर मर जाऊंगी। मुझे 4 लाठी मार लो, लेकिन ऐसी बातें मत कहो। कालू ने तुझे ठीक पहचाना है। दूसरों की बातों में पड़कर। सिंघाई ने इधर उधर देखकर हुक्का दीवार के सहारे टिका दिया। फिर माधव की मां की गर्दन पर हाथ रखकर झकझोर दिया। माधव की मां के बाल बिखर गए। अरे, मेरी क्या अपनी आंखें नहीं है पगली? इधर सुन तो जरा। सिंघाई ने अपनी स्त्री के मुखड़े को गौर से निहारा। साक्षात लक्ष्मी, रकम 16 आना। माधव के बाबू, क्या हो गया तुमको? रोते काहे हो? माधव न जाने कहां से तुलसी का एक बिरवा उखाड़ लाया है खुरपी से। वो बड़े उत्साह में है। मां ने उसे गोद में बिठा लिया। माधव के बाबू, इधर देखो। माधव की ओर देखकर कहो, अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। तुम ही सोचो, तुमने अच्छा किया है। तो फिर सुबह दूध देने गई थी पुल के पास? गई थी। वहां कौन दूध लेता है आज? दोनों मिस्त्रियों का मुंह सूजा हुआ था। मुझसे बूढ़े मिस्त्री ने पूछा, कालू कमार से तुम्हारे घर वाले का मेल हो गया का? तूने क्या कहा? मैं क्या जानू। माधव की माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन तुमको बता देनी होगी। बोलो, फिर इस रास्ते पर पांव नहीं दोगे माधव के बाबू? सिंघाई ने तुलसी का बिरवा हाथ में लिया। माधव को गोद में लेकर बोला, अबुआ, तू फाल खुरपी छोड़, सिलेट पेंसिल धर। हम लोग बैल होकर रहे, बैल की बुद्धि। माधव बोला, आज तुलसी देवता को रोप लेने दो पहले।